ममता देवी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? कन्हाड़ा, बिहार। बिहार की। अच्छा, आपके पति फैक्ट्री में काम करते थे, कैसे क्या हादसा हुआ है? बोल दो। लाइन लग गया, करंट से। करंट लग गया। क्या आपका? अंजलि कुमारी। अच्छा, ये क्या हुआ, मामला क्या है पूरा बता दो। रात को हमको कॉल किया तो बोला कि से तुम्हारे पापा को से बुखार लग गया, से चक्कर आके गिर गए हैं। तो हमको विश्वास नहीं हुआ, इसलिए हम बोले कि आधार कार्ड दो, हॉस्पिटल में भर्ती करना है। तो हम बोले कि हमको यकीन नहीं था, इसलिए हम बोले कि हम नहीं देंगे, पहले पापा से बात करवाइए फिर हम देंगे। तो वो फ़ोन काट दिए और तो ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे। हम दोबारा नहीं किए और हम पापा को कॉल किए रात को 10:30 बजे। चिल्ला के बात कर रहे थे आपसे? अच्छा, फिर? हम पापा से 10:30 बजे कॉल किए, हमको लगा कि झूठ बोल रहा है, इसलिए तो कॉल किए तो कोई और उठाया और पूछे कि हमारे पापा को क्या हुआ है, आप लोग कुछ बता क्यों ना रहे हैं। तो बोले कि हमको कुछ भी नहीं पता है। तो वो सब लोग हॉस्पिटल लेके गए हैं 30 तारीख को रात में। कंपनी वाले क्या कह रहे हैं? कंपनी वाले को मेरे मामा से बात की और बोले कि उनकी 3 लड़कियां हैं, ऐसे आप कुछ मदद कर दीजिए। तो बोले कि हम किसी को ठेका लिए हैं। इस देश में अगर गरीब नहीं हो तो अमीर नहीं होगा और मज़दूर नहीं होगा तो देश की जो सड़कें हैं या तमाम जो इमारतें हैं वो बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि गरीब के बिना या मज़दूर के बिना कोई काम देश में नहीं हो सकता है, चाहे कितनी भी मशीनें आ जाए। इसी बीच फरीदाबाद में एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में कम से कम 10-15 साल से बिहार का पासवान जो परिवार है, परिवार का एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति ही उस घर की नींव है, यानी कि परिवार का जो रीढ़ की हड्डी है वो एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे। 10-15 साल से काम कर रहे थे, लेकिन कई बार करंट की समस्याएं देखने को मिली। ये कहा जाता था उसकी तरफ से कि भाई करंट आ रहा है, इस मशीन को ठीक कराया जाए। ये जानकारी हमें उनके परिवार से मिली। परिवार की साइड में आप तस्वीरें देख रहे होंगे। इसी बीच हम आए हुए हैं अभी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की इकाई जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी से मुलाकात करने के लिए। सुभाष बिहारी को जब इस घटना की जानकारी हुई, सुभाष बिहारी ने आज से 3 दिन पहले फरीदाबाद का रुख किया, परिवार से मुलाकात की, परिवार की व्यवस्थाएं बनाई और परिवार को लेकर फैक्ट्री के मालिक से मुलाकात करने के लिए चल दिया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि फैक्ट्री के जो मालिक हैं, सत्येंद्र जैन उनका नाम है, उन्होंने मुलाकात करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कई मुद्दों पर पल्ला झाड़ लिया। इसी बीच सुभाष बिहारी अपनी टीम के साथ उस हॉस्पिटल पहुंचे जहां पर करंट लगने से जो पासवान परिवार का जो व्यक्ति था उसकी मौत हुई थी। जहां ये जानकारी मिली है कि बिना पोस्टमार्टम के उसको छोड़ दिया गया, उसको बिहार भेज दिया गया, उसकी बॉडी को बिहार भेज दिया गया। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि हॉस्पिटलों में बिना पोस्टमार्टम के बॉडी को कैसे भेजा गया, ये भी एक सवाल या निशान है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे सुभाष बिहारी से, जो जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं और एक अच्छे नेता भी हैं, मजदूरों की हमेशा लड़ाई लड़ते हैं, मजदूरों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। जनशक्ति मजदूर सभा के पास भी एक मुद्दा आया है पासवान परिवार का। इस मुद्दे को कैसे आपने संज्ञान लिया, आप वहां पहुंचे, क्या कुछ इस मुद्दे पर आपने कार्रवाई की? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो फैक्ट्री का मालिक है सत्येंद्र जैन, वो लगातार पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, क्या मानते हैं? देखिए, मानवता को तार तार कर देने वाला दृश्य फैक्ट्री के मालिक और उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा देखने को मिल रहा है। यह घटना 25 अप्रैल 2025 की रात्रि की है। मृतक संतोष पासवान के द्वारा मालिकों को और वहाँ के जो मैनेजर सुशांत है उसको बताया गया था कि इस मशीन में करंट आता है, इसकी रिपेयरिंग कराया जाए। लेकिन अनदेखी करते हुए, जान माल का कोई भी मोह नहीं देखते हुए, सिर्फ फैक्ट्री का प्रोडक्शन हो,
काम हो, और संतोष को फैक्ट्री कैंपस में ही रखता था ताकि वो बाहर कहीं नहीं जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा समय उससे काम लिया जा सके। उस पर कई तरीके का दबाव था, कई तरह का प्रेशर था। संतोष की 4 बच्चे हैं। बड़ी बेटी 17 साल की है, अंजलि, जो इंटर पास है, और दूसरी बेटी जो ज्योति है वो अभी इंटर में गई है, और तीसरी बेटी भी लगभग 12-13 साल की होगी। 13 साल की है, वो 9वीं में है। और एक छोटा बेटा जो 8 साल का है वो दूसरी में है। इस परिवार को सीधा साधा परिवार, गरीब परिवार था, जिसका भरपूर शोषण सत्येंद्र जैन और उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा किया गया। और साथ ही सत्येंद्र जैन जी से मेरा जब फ़ोन पर संपर्क हुआ, सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से हम चाहते थे कि संवाद के माध्यम से किसी भी समस्या का हल हो सकता है। परिवार जब वहाँ से आया, परिवार के 10 सदस्य हैं, और 10 सदस्य को यहाँ ना रुकने का जगह है, ना खाने का जगह है, ना ही यहाँ की कोई जगह की जानकारी है। परिवार दर दर का ठोकर खाते हुए हमारे पास जब आए, मैंने उनकी सारी बात सुना। उसके बाद सत्येंद्र जैन जी को फ़ोन किया, तो वो इतने बड़े नवाब थे जिनकी फैक्ट्री में मौत हो गई, उसके बाद भी वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। सत्येंद्र जैन जी के भाई दूसरे नंबर पे आए, उन्होंने दिखाया अपना दलिया दिरी कि जी मैं बात करूंगा, वो बच्चा है। अरे जो एक कंपनी चला रहा है, जिसका उम्र लगभग 50 साल के आसपास का है, वो बच्चा कैसे है? जिसका बच्चा आपने खुद भी देखा उस दिन जब हम लोग फैक्ट्री पे गए, तो मानवता को तार तार कर देने वाला दृश्य था कि मृतक परिवार के सदस्य आए हैं, उसे गेट पे नहीं घुसने दिया गया, ना किसी ने कोई बात किया। जो उनके मैनेजर हैं वो अपने आप को वर्कर के रूप में संज्ञान में लेते हैं, और कोई घटना नहीं है। जबकि उसी दिन फ़ोन का रिकॉर्डिंग है हमारे पास, सत्येंद्र जैन जी के बड़े भाई ने मृतक के भाई को फ़ोन किया कि मैंने सुशांत को, मैनेजर को बोल दिया है, वो बात कर लेगा, तुम बात कर लेना। लेकिन वो भी बात करने के लिए राज़ी नहीं है, और उनको ये लगता है कि ये गरीब लोग हैं, शरीफ लोग हैं, मजबूर लोग हैं, ये 1 या 2 दिन में वापस चले जाएंगे तंग होकर के, यहाँ रहने का इनका जगह नहीं है। आज संतोष के द्वारा 3 बेटियों को जो शिक्षा दी जा रही थी, उनकी शिक्षा रुक गई। जो बेटियों को रोटी मिलता था वो रोटी रुक गई। जो उनकी बूढ़ी माँ है, वो माँ भी उस बेटे पे ही पलती है, उनके साया छीन लिया गया। जो पत्नी का पति नहीं रहा, उसके ऊपर कितना बड़ा संकट आ गया, इसमें कहीं भी किसी भी तरीके से इंसानियत का गुहार नहीं लगाया गया और नहीं सुना गया। लेकिन सुभाष जी, यहीं में एक बात आपसे करना चाहता हूँ कि परिवार का कहना है कि 10 से 15 साल से जो बच्चों का पिता है या उनके जो हस्बैंड हैं, वो 10 से 15 साल से उस फैक्ट्री में काम करते थे। लेकिन मालिक से जब आपने बातचीत की या वहाँ के प्रधान ने बातचीत की, तो ये कहा गया कि 4-5 सालों से वो यहाँ पर काम करते थे। सवाल रिगार्डिंग है उनका, वो हवाला दे रहे हैं कि 4-5 साल से काम कर रहा है, लेकिन 4-5 साल का भी रिकॉर्ड मालिक के पास नहीं है। ना तो उसका ड्यूटी कार्ड है, कितने घंटे की ड्यूटी है, ना उसके पास PF या SI का कटने का कोई प्रमाण है उसके पास। अभी कंपनी मालिक बंधुआ मजदूर के रूप में इससे काम ले रहा था, और मालिक की जब छानबीन होगी तो कई खामियां आएगी। फैक्ट्री में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, अपने एम्प्लॉयज़ को क्या क्या सुविधा देना चाहिए, वो सारी जांच के विषय में आएगा, और मालिक किसी भी हाल में बचेगा नहीं। और इसमें बहुत बड़ा दोषी उस अस्पताल के डॉक्टर भी हैं, जहां प्रथम उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, उपचार होना चाहिए था, लेकिन वहां कैरेंट की जानकारी किसी को ना हो, परिवार को ना हो, प्रशासन को ना हो, और उसका ट्रीटमेंट ये हुआ कि दौरा पड़ गया, उसको खाते खाते दौरा पड़ गया। तो दौरा भी अगर पड़ गया है तो किन कारणों से दौरा पड़ा, किन कारणों से अटैक आया, उसकी पोस्टमार्टम होना चाहिए था। लेकिन डॉक्टर ने निपापोती करके उसको सफदरजंग भेज दिया गया। अध्यक्ष जी, जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनकी तरफ से आपके लिए ये भी कहा गया है कि हमने काफ़ी खर्चा किया है। आप मानते हैं आपने हॉस्पिटल में विजिट किया है, लगभग कितना खर्चा का 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा है, बिल है उसका, ठीक है ना। और खर्चा जो बिल 80,000 का बना हुआ था, वो बिल 80,000 का, वो सत्येंद्र जैन बोल रहे हैं कि मैंने 80,000 बिल पे किया है। तो कहाँ पे किया, किस चीज़ में पे किया, और डॉक्टर ने क्या उसको ट्रीटमेंट दिया।
उस नर्सिंग होम का मैंने जा कर के विजिट किया है। उस नर्सिंग होम में सिर्फ बुखार का और खांसी का दवाई मिल सकता है, बाकी कोई भी ट्रीटमेंट की सुविधा नहीं है। अगर कोई अटैक पड़ा है तो उस हॉस्पिटल ने अपने पास क्यों रखा, उसको उसी समय क्यों नहीं रेफर किया सफदरजंग के लिए। ये तथ्य को छिपाने का एक मिली जुली साजिश थी। उसमें अस्पताल के डॉक्टर भी मिले हुए हैं, और ख़ास करके जो इंडस्ट्रियल एरिया की ऐसी घटना होती हैं तो डॉक्टरों से ये लोग सेटिंग रखते हैं। मुंशी मैनेजर के नाम पे जो लोग रखते हैं वो अपने तरीके का एक अपराधी किस्म के लोग रखते हैं, ताकि ऐसे लोगों का एक जो बुनियादी वहाँ का प्रूफ होना चाहिए था, तथ्य होना चाहिए था, उसको नष्ट करना, उसको छिपाना, और मालिक और मजदूरों के बीच में दलाली का रूप में कार्य करने वाला ही मैनेजर और मुंशी मालिक रखते हैं। अच्छा, सफदरजंग में जब रेफर किया गया तो क्या वहाँ पर भी पोस्टमार्टम की कोई जानकारी? उसको ये दर्शा दिया गया कि नेचुरल ट्रीटमेंट चल रहा है इसका, लेकिन जबकि उसमें दौरा दिखाया गया है तो दौरा का भी जांच होनी चाहिए थी, पोस्टमार्टम होनी चाहिए। तो दौरा किन कारणों से हुआ, उसको कुछ खिलाया पिलाया गया या क्यों हुआ, उसका पोस्टमार्टम हर हाल में होना चाहिए था। यह मालिक और डॉक्टर का मिलीभगत है। मैं इसलिए डॉक्टर के खिलाफ भी और मालिक के खिलाफ भी शिकायत करूंगा। परिवार के लोग दर दर की ठोकर खाता रहा शिकायत करने के लिए। जब मालिक ने गुहार नहीं सुना तो उनको लगा कि मैं पुलिस के पास अपनी बात को रखूं, शिकायत को रखूं। वहाँ के स्थानीय लोगों को जब बताया गया कि पर्वतिया कॉलोनी का जो पुलिस चौकी है वो पड़ता है, तो परिवार पर्वतिया कॉलोनी गए। वहाँ के चौकी इंचार्ज ने बता दिया संजय कॉलोनी का एरिया पड़ेगा। संजय कॉलोनी गए, फिर वहाँ भी से भी किसी और थाना और चौकी को बता दिया गया है। तो कल निश्चित रूप से एसएसपी को शिकायत देंगे और डॉक्टर के खिलाफ। अच्छा, ये प्रशासन का जो रवैया आपने देखा कि भाई यहाँ का थाना नहीं लगता है, यहाँ की चौकी नहीं लगती, आप उधर जाइए इधर जाइए, ये जो इधर उधर भेजने की जो तैयारी चल रही थी, इसको क्या मानते हैं? हरियाणा पुलिस का जो रवैया है वो सारा गोलमाल है। गरीब को न्याय मिले, गरीबों को कैसे हेल्प करें, उसको कैसे सही जानकारी दें, उसको सही जगह पर पहुंचाएं, इसके लिए कोई भी मदद करने के लिए तैयार आज नहीं है। और कई घटनाएं आपने फरीदाबाद का देखा होगा। निश्चित रूप से फरीदाबाद का व्यवस्था अच्छा नहीं है। कल एसएसपी की तैयारी है आप लोगों की? एसएसपी जाएंगे? एसएसपी को हम लोग जाएंगे, पूरे परिवार के साथ जाएंगे, उनको जानकारी देंगे और शिकायत दर्ज करेंगे। और हमारी मांग होगी कि मकान मालिक के उनके बड़े भाई सत्येंद्र जैन और वो मैनेजर जो दो आदमी उनको हॉस्पिटल लेके गए, एक अनिल नाम का भी लड़का है, साथ ही डॉक्टर जो ट्रीटमेंट किया और पुलिस को सूचना नहीं दी, और तथ्य को छिपाने के लिए इलाज में भी एक दूसरा मोड़ दे दिया गया कि उसको अटैक आया, उसको दिक्कत थी। तो अटैक भी अगर आया तब भी किन कारणों से अटैक आया, वो सभी विषय एक जांच का विषय बनता है और पोस्टमार्टम बनता ही बनता है। पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया और सफदरजंग किन डॉक्टरों के साथ मिलकर के बातचीत की गई, इनकी सब भी रखेंगे। वहाँ के जो कमिश्नर हैं उनसे भी रखेंगे, और सभी विषय को रखते हुए हम स्वास्थ्य मंत्रालय को भी लिखेंगे कि ऐसे जो नर्सिंग होम चल रहे हैं जो अपने कमाई के उद्देश्य से लोगों के जान माल से खेलते हैं, ऐसे अस्पताल पे क्यों नहीं प्रतिबंध लगे और क्यों नहीं उस पर मुकदमा दर्ज हो। अच्छा, परिवार की मांग क्या है? परिवार की मांग है कि उसमें जो बच्चे हैं, मैंने बताया 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियां पढ़ने वाली हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई जारी रहे। उनका जो पासवान दलित परिवार है, उनके पास जगह ज़मीन होता नहीं है, उनका का तो है कमाएंगे और खाएंगे। तो जो आज इस परिवार पे इतनी मुसीबत आई रोटी की, शिक्षा की, तो कहावत है कि रोटी कपड़ा और मकान, तो आज उस परिवार का सारा कुछ छिन गया है। ना मकान है, ना कपड़ा है, और ना ही भोजन की व्यवस्था। उनके भोजन का व्यवस्था, उनके रुकने का व्यवस्था भी किया है। और जब तक इस लड़ाई को लड़ के न्याय नहीं दिला देंगे तब तक उस परिवार का पूरा पालन पोषण के लिए हम लोग अपने आपस में चंदा लेकर के भी करेंगे, लेकिन उस परिवार की मदद करेंगे और उस परिवार को न्याय निश्चित रूप से दिलाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बातचीत करने में देखा किस तरीके से सुभाष बिहारी हैं जो जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार किस तरीके से वो तमाम प्रशासनिक अधिकारी या फैक्ट्री के मालिक उन पर गर्म हो रहे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो साइड में तस्वीरें आप देख रहे होंगे, परिवार की एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 3 बेटियाँ हैं, एक बेटा है, और किस तरीके से देखिए एक विधवा पत्नी, यानी 4 बच्चों की जो माँ है वो किस तरीके से बेचारी बोल भी नहीं पा रही है, लगातार आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ये तस्वीरें आप भी देखकर आपको भी शायद झकझोर कर रख देंगी। और ये तस्वीरें बहुत भयानक हैं और परिवार लगातार भटक रहा है
और न्याय की गुहार लगा रहा है। अभी परिवार फरीदाबाद में ही रह रहा है, लेकिन अगर मैनेजमेंट की भी बात की जाए तो बड़े ही मुश्किलों का सामना परिवार को अभी करना पड़ रहा है। और लगातार जनशक्ति मजदूर सभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाज बिहारी, उनकी टीम लगातार परिवार को न्याय दिलाने के लिए लगी हुई है। फिलहाल कल एसएसपी का रुख करने वाले हैं, अपने तमाम लोगों के साथ मिलकर परिवार को ले जाएंगे एसएसपी के पास, और एसएसपी के पास तमाम जो मुद्दे की जो शिकायतें हैं वो रखी जाएंगी, तमाम मुद्दों पर जानकारी दी जाएगी और ये भी कहा जाएगा कि जिन जिन लोगों ने इस पर जो इस केस को दाबने की कोशिश की है, छुपाने की कोशिश की है, इस पर ज़रूर कार्रवाई हो। फिलहाल इस परिवार को कब न्याय मिलेगा ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हम भी लगातार तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे और कल एसएसपी की भी तस्वीर दिखाएंगे कि एसएसपी के पास जाने के बाद क्या रुझान निकला है। कैमरामैन प्रकाश के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।